राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए सुजल पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग इसके सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे हम 5, 6, 7, 8 ये 4 पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इस वेब सीरीज़ के असली जो खूनी या फिर असली वो जो आदमी जिसने चिलप्पा सर को कत्ल किया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके ऐसे करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें यहाँ पे फिर से जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नंदिनी से मिलने के लिए चिलप्पा सर के कुछ जूनियर आए होते हैं, जहाँ पे वो नंदिनी के केस को हैंड ओवर कर रहे होते हैं। यहाँ पे नंदिनी के पास ज़्यादा कुछ बताने के लिए होता नहीं है, क्योंकि वो पहले से सब कुछ बता चुकी थी। अब उसको ये धीरे धीरे एहसास हो चुका होता है कि ये केस जो है आगे और बढ़ नहीं सकता, क्योंकि चिलप्पा सर के अलावा उसको कोई जेल से बाहर निकाल नहीं सकता था। इधर हम लोग फिर से चक्रवर्ती के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ब्रिज के साइड में बैठकर अपनी यादों के साथ अपने आप को अफसोस फील कर रहा होता है, क्योंकि चिलप्पा सर को वो बहुत अच्छा इंसान समझता था। अब कहीं ना कहीं उसको ये लगने लगा था कि चिलप्पा सर गलत है, और ये सारी बातें वो मुरली को बताता है। उसके बाद मुरली और चिलप्पा वो जो चक्रवर्ती दोनों मिलके फिर से चिलप्पा सर के उसी गेस्ट हाउस में जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे मूर्ति और यहाँ पे जब वो सारी जगहों में चेक कर रहे होते हैं तो उसको एक जगह नोटिस होता है, जहाँ पे वो फिर से उस अलमारी को ओपन करके चेक करता है सही से, तो उसको वहाँ पे एक सीक्रेट डोर मिलता है। अब जब वो सीक्रेट डोर को ओपन करके बाहर निकलता है तो उसका रास्ता एक कैनल की तरफ होते हुए जाकर सीधा समंदर के पास जाता है। अब इस चीज़ को देखकर चक्रवर्ती और मुरली दोनों शौक हो जाते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ये इस बारे में जानकारी लेने के लिए सीधा चिलप्पा सर की वाइफ के पास जाते हैं, जहाँ पे सब चीज़ों के बारे में वो पूछ रहे होते हैं और उनसे डिटेल्स लेते हैं। पर चिलप्पा सर की वाइफ कहती है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट शायद चिलप्पा सर को भी नहीं पता होगा। जहाँ पे चक्रवर्ती बहुत ही नरमी से ये कहता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, चिलप्पा सर आपको बताए नहीं होंगे। इसी बीच में हमें उस गांव के एक मछुआरे को दिखाया जाता है, जो चिलप्पा सर के ड्राइवर को पकड़ के इनके घर लेके आया था, क्योंकि लास्ट टाइम चक्रवर्ती को देख के उनका जो ड्राइवर था वो भाग गया था। अब चक्रवर्ती के कहने के अनुसार वो मछुआरा उसको लेके आता है और उसको वहीं पर ही छोड़ के चला जाता है, जहाँ पे चक्रवर्ती और यहाँ पे चिलप्पा सर की वाइफ और वो ड्राइवर तीनों होते हैं। जहाँ पे चक्रवर्ती उससे पूछता है कि तुम उस दिन मुझे देख के भागे क्यों थे। वो वहाँ पे सच्चाई रिवील करता है कि वो एक्चुअल में चिलप्पा सर का नाजायज़ औलाद है। मतलब चिलप्पा सर के पहले उसकी वाइफ के साथ एक अलग रिलेशनशिप था शादी के बाद, जिसकी वजह से इनका ये बेटा हुआ था। पर इस बारे में चिलप्पा सर को भी कुछ जानकारी नहीं थी, जिसको सुनने के बाद यहाँ पर चिलप्पा सर की जो वाइफ थी वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसको आके चाटा खींच के वहाँ से मार के चली जाती है। अब इस चीज़ को सुन के यहाँ पे उसको भी काफ़ी बुरा लगता है। इस सीन सीधा शिफ्ट होता है जेल में, जहाँ पे नंदिनी और वो 8 लड़कियां रहा करती थी। इसी बीच में वो नंदिनी नोटिस करती है कि 8 लड़कियां जेल में बहुत एक खुफिया प्लान बना रही है। मतलब जो जेल का किचन होता है वहाँ पे वो गैस ब्लास्ट करके एक सीक्रेट रूम में जाके कुछ कागज़ चुरा रही होती है, और उसी वक्त जब वो वहाँ पे कागज़ चुरा रही होती है उनमें से एक लड़की, तो वार्डन आ जाती है। अब नंदिनी कैसे भी करके उस वार्डन को वहाँ से बाहर निकाल देती है और उस लड़की को पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कौन सा कागज़ तुम चुरा रही हो। पर वो नंदिनी को ये कहती है कि अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, सो प्लीज़ तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर से हम चक्रवर्ती को, मुरली को और कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को चेक करते हैं जो उसी गेस्ट हाउस में उस कैनल के अंदर जाके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे चक्रवर्ती को ये पता तो चलता है कि उस दिन 8 लड़कियाँ इसी गुप्त रास्ते के थ्रू यहाँ पे चिलप्पा सर के घर के अंदर आई थी, और यहाँ पे उन 8 लड़कियों का हाथ का फिंगरप्रिंट्स भी है। बट एक लड़की जिसका फिंगरप्रिंट्स आते वक्त भी है और जाते वक्त भी है, मतलब सब लड़कियाँ जाने के बाद एक लड़की थी जो वहाँ पे आके चिलप्पा सर के साथ बातचीत की थी। हो सकता है उस लड़की को अभी भी अपने साथ हुआ हर एक अन्याय को वो हिसाब नहीं ले पा रही थी। अब इसी बारे में बात करने के लिए चिलप्पा सर के पास वो आती है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे चक्रवर्ती की इमेजिनेशन में चल रही होती है कि बात कैसा हुआ होगा। जब वो 8 लड़कियां चली गई होंगी तो फिर से वो पोकी नाम की लड़की आती है और यहाँ पे चिलप्पा सर के सामने बहुत सारी बातें बोलती है, जिसको सुनने के बाद चिलप्पा सर को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने आप को वहीं पर शूट करके ख़त्म कर देते हैं। पर वो लड़की ये चीज़ इमेजिन नहीं की होती है, जिसकी वजह से वो शॉक में चली जाती है और चिलप्पा सर की गन को लेकर उस अलमारी के अंदर छुप के बैठ जाती है, क्योंकि उसका मेंटली हालत इतना सही नहीं था कि वो वहाँ से भाग सके, और शायद इसीलिए वो वहाँ से जा नहीं सकी थी। पर अभी भी एक सवाल यहाँ पर गूंज रहा होता
होता है कि अगर वो लड़की अंदर थी और चलप्पा सर की मौत हो चुकी थी तो उस अलमारी को बाहर से बंद किसने किया था, जिसका जवाब ना मुरली के पास था ना ही चक्रवर्ती के पास। इसके बाद चक्रवर्ती को कुछ समझ में आता नहीं है। वो यहाँ पे सीधा जाता है जेल में उन 8 लड़कियों से बात करने के लिए, जहाँ पे हम उस लड़की को देख पाते हैं। यहाँ पे उन 8 लड़कियों को एक एक करके सबको चक्रवर्ती के सामने लेके आती है और उन सबसे सच बोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जहाँ पे नंदिनी खुद सबसे पहले अपना वो काला सच बताती है जो आज तक उस जेल में रह के सह रही है। मतलब उसके खुद के चाचा ने उसके साथ शोषण किया था और उसको बचपन से मेंटली टॉर्चर करके रखा हुआ था। जब यही सेम चीज़ उसकी बहन के साथ वो किया तो ये गुस्से में आके अपने चाचा का खून करती थी। और यहाँ पे नंदिनी उन सबको इमोशनली ये कहती कि जो तुम लोग के साथ हुआ है वो चीज़ मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों के साथ मैं भी भुगत रही हूँ। अब इसी बीच में वो लड़कियाँ वहाँ पे चक्रवर्ती पे थोड़ा सा भरोसा दिखाती हैं और उसको सच्चाई बताती हैं कि 10 साल पहले जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, हमको स्मगलिंग करके देश के बाहर भेजा जाता था और इस सब गैंग का एक ग्रुप लीडर हुआ करता था। एक छोटा सा गांव में फिर से हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक हस्बैंड वाइफ को देख पाते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। उन दोनों का दुनिया में कोई था नहीं, तो वो एक दूसरे को अपनी दुनिया समझ के रखते हैं। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि जो लड़का था उसका कुछ रकम ऐसे उधार होने की वजह से उसका जो बोट था वो लोग छीन के ले गए थे, तो वो ज़्यादा इनकम नहीं कर पाता था। पर हालांकि वो अपनी बीवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। इस बीच में एक दिन उसकी वाइफ उसको ढूंढते हुए उसी मछुआरे के किनारे आती है, पर उसको वो नहीं मिलता। तो वो नोटिस करती है कि चलप्पा सर का जो गेस्ट हाउस है उसके पीछे तरफ जो कैनल का डोर है वहाँ से उसका पति 8 छोटी छोटी बच्चियों को निकाल के एक बोट के अंदर चुपचाप बांध के डाल रहा है। जिसको देखने के बाद वो वहाँ पे उसको बोलती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तहाँ पे उसका पति उसको ये इन्फॉर्म करता है कि हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम टेंशन मत लो, और मैं अपनी बोट भी छुड़ा लूँगा और तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ दूंगा और हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। पर यहाँ पे वो जो औरत थी उसको मना करती कि तू ऐसा मत कर, मैं तेरे पे बहुत भरोसा करती हूँ, तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, हम लोग ऐसे अन्याय नहीं कर सकते, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उन पे रहम कर। पर वो सुनता नहीं है। तो यहाँ पे उसकी औरत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो जब समझाने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को, वो समझता नहीं है और वहीं पर ही वो अपने पति को गुस्से से उसका गला को सर से अलग कर देती है। मतलब उसका वहीं पर वो खून कर देती है। अब यहाँ इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नागम्मा होता है और यहाँ पे गांव वालों को नेक्स्ट डे पता चल चुका था कि नागम्मा ने अपने ही पति का खून कर दिया है, क्योंकि समंदर के किनारे उसके पति का जो सर था वो आके ज़मीन में लग रहा था, जिसको लोग पकड़ के मतलब देख लेते हैं और उनको ये इस बात का यकीन हो जाता है क्योंकि नागम्मा मिसिंग थी। अब वो जो आदमी थे जिन्होंने वो 8 लड़कियों को किडनैप किया था, वो इधर नागम्मा और उन 8 लड़कियों को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें नागम्मा के बारे में ये बताया जाता है कि वो बहुत ही अच्छी औरत थी। वो 8 लड़कियों को बहुत ही प्यार से एक माँ के जैसे पालती थी। हालांकि उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर वो हमेशा कोशिश किया करती थी कि उन बच्चों को वो अच्छे से रखे। एक टाइम ऐसा भी आता है नागम्मा के लाइफ में कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी फट चुके थे, तो वो अपना प्रोस्टिट्यूट का काम शुरू कर देती है। धंधे में लग कर पैसा ला के उन लड़कियों को पालती पोसती है। उसी दिन जब वो अपने लाइन में खड़ी थी, एक दिन वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ जाती है। अब उसी दिन पहली बार वहाँ पे चलप्पा सर से नागम्मा मिलती है। वो वकील होने की वजह से उसको सारी बातें बताती है। हालांकि वो लड़कियाँ कहाँ पे हैं, क्या कर रही हैं और उनका एक्चुअल में लीडर कौन है वो नहीं बताती, क्योंकि उसको ट्रस्ट इशू होता है। और कैसे भी ना हो, जिस पति को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, भगवान मानती थी, वही शैतान निकला, तो उसका बिलीव ना करना तो बनता ही है। तो चलप्पा सर को यहाँ पर वो कहती है कि मैं आपको कोर्ट में सारी गवाहियाँ दूँगी, आपको बस मेरे हिसाब से इन लड़कियों को ख्याल रखना है। जिसको सुनने के बाद चलप्पा सर उस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो नागम्मा होती हैं वो 8 लड़कियों को मंदिर के एक छोटे से द्वार में छुपा के रखती हैं और नेक्स्ट डे जाती हैं वह सीधा कोर्ट में गवाही देने। पर वहीं पर ही उस गुंडों के आदमी आते हैं और यहाँ पे जो नागम्मा थी उनसे पूछताछ करते लड़कियों के बारे में, पर वो नहीं बताती और वहाँ पे उनको बहुत ही बेरहमी से उनका कत्ल कर देते हैं। पर कैसे ना कैसे करके उन गुंडों को पता चल गया था कि अब वो छोटी लड़कियाँ जो हैं वो मंदिर में हैं। अब इसी बीच में चलप्पा सर आते हैं उस औरत के पास, जहाँ पे वो औरत उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि मंदिर में लड़कियाँ छिपी हुई हैं, प्लीज़ उनको बचा लीजिए। जहाँ पे चलप्पा सर कैसे भी पहुँच के उन लड़कियों को वहाँ से उठा के ले आते हैं। और जैसे कि सीन हम लोग के फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था कि उसी स्कूल
स्कूल टीचर के पास वो जाते हैं, जहाँ पे उन 8 लड़कियों को पढ़ाने के लिए वो अलग अलग शहर में भेजते हैं। हालांकि तब हमें स्टोरी का जो व्यू था वो अलग दिखाया गया था, पर अभी जो स्टोरी का असली व्यू हमें दिखाया जाता है कि चिलप्पा सर इंसान अच्छे थे, वो बुरे नहीं थे। इसके बाद चिलप्पा सर हर एक लड़की को हर एक अलग अलग जगहों में छोड़ने के लिए जाते हैं खुद, ताकि वो वहाँ पे उनसे बातचीत भी कर सके। इसी बीच में हमें गाड़ी में जाते वक्त चिलप्पा सर का और उन लड़कियों का एक छोटा सा मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे चिलप्पा सर उन 8 लड़कियों का नाम आठों माँ दुर्गाओं के नाम से रखते हैं, जहाँ पे वो सबका एक एक नाम देते हैं और उनको ये कहते हैं कि कभी भी अपने शैतान का चेहरा मत भूलना। चक्रवर्ती ये सारी बातें सुनने के बाद मुथु के मुंह से उसको काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि चिलप्पा सर उसके लिए उसके पिता समान थे और अपने पिता के सर पे लगा हुआ कलंक कहीं ना कहीं वो मिटा चुका था। यहाँ पे चिलप्पा सर के लिए वो 8 लड़कियों को ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस बातों से तो ये समझ गया हूँ कि तुमने यहाँ पे चिलप्पा सर का खून नहीं किया है और मैं तुमको सही सलामत जेल से निकाल दूंगा, जैसे चिलप्पा सर का सपना था कि तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। उसके बाद यहाँ पे चिलप्पा सर का जो बेटा होता है वो और वो ड्राइवर दोनों को हम देख पाते हैं जो बीच के किनारे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे चिलप्पा सर का बेटा ये कहता है कि मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम मेरे पापा के बेटे हो। हालांकि मैंने इस बारे में रिसर्च किया था, बट मेरे को लगा था कि मेरे पिताजी भी ये बात जानते थे और इसलिए मैं उनसे क्रोधित होता था, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। जहाँ पे उनका ड्राइवर कहता है कि नहीं, आपके पिताजी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इनफैक्ट मैंने कभी बताया ही नहीं था। जिसको सुनने के बाद वो दोनों काफ़ी अच्छे फील करते हैं और उन चिलप्पा सर का जो बेटा था वो अपनी माँ के पास इसको लेके जाता है और काफ़ी अच्छे से तीनों मिलकर रहते हैं। अब चक्रवर्ती जेल में उन 8 लड़कियों का गवाही लेने के बाद एक्टिव हो चुका था। मतलब अब कैसे भी करके यहाँ पे वो 8 लड़कियों के साथ ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ जो अभी तक स्मगलिंग हो चुकी थी, उन सबको बचाने का उसने कसम खा लिया था। अब वो सारी वो डिटेल्स, वो हर एक चीज़ फाइल को वो खनाने की कोशिश करता है, जहाँ पे चिलप्पा सर ने एक एक सुराग छोड़ा था। यहाँ पे वो उनके हर एक रिसर्च, हर एक ऑफिस, हर एक डिटेल्स को फाइल को चेक करता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि एक आदमी है जो हर वक्त बोट के सहारे लड़कियों को इधर से उधर लेके जाता था, इनको अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में कैसे भी जो भी जिस टाइप की होती है उस टाइप के उनके काम में लगा दिया जाता था। मतलब अगर लड़की काम वाम करने वाली हो तो किसी के घर की नौकरानी बना दी जाती थी, बार डांसर या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट का काम करने के लिए उनको भेज दिया जाता था। इन लड़कियों को स्पेशली बहुत ज़्यादा हायर किया जाता था, जो लोग गरीब होते थे उनके बच्चे को बेच देते थे, या फिर कोई भी ऐसे ट्रैफिक जगहों से बच्चे को उठा लिया जाता था। अब इस सारी चीज़ों को यहाँ पे जो था वो रिसर्च करके निकाल रहा होता है। चक्रवर्ती फिर से उसी आदमी के पास जाता है जो चिलप्पा सर के ड्राइवर को उसके पास पकड़ के लाया था, और वहाँ पे उसको रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा कोई भी आदमी हो जिसको बारे में आपको पता हो, जो बोट से इधर से उधर लड़कियों को स्मगलिंग करता हो। तो जहाँ पे वो कहता है कि अभी तक तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, हाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसे की कमी को दूर करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, पर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊँगा। इधर जेल में हम नंदिनी को देख पाते हैं जो 8 लड़कियों का पीछा कर रही होती है और उसी पुराने खंडर घर में जाती है, जहाँ पे वो 8 लड़कियाँ पकड़ के नंदिनी को मारती हैं। तो नंदिनी उनको रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। जहाँ पे वो लड़कियाँ कहती है कि नहीं, तो उस पुलिस वाले के सपोर्ट में मैं भी हो सकता है कि तुम लोग मिल के प्लान करके यहाँ पे चिलप्पा सर के जो खून का इल्ज़ाम है उसको तुम लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे जो चिलप्पा सर की वो 8 लड़कियाँ थी उन्होंने तो खून किया नहीं था और उनको यकीन था कि यहाँ पे चिलप्पा सर का खून हुआ है और वो यहाँ पे चिलप्पा सर का न्याय चाहती थी। इसके बाद नंदिनी उनको रिक्वेस्ट करती कि तुम मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ और तुम चक्रवर्ती पे भरोसा रखो, वो इस बात को बहुत ही अच्छे से हैंडल करेगा। नंदिनी को मुथुल एक बात बताती है, उसी 8 लड़कियों में से वो लड़की जो उसी घर में पकड़ी गई थी, कि यहाँ पे सरोजा नाम की वही औरत है जो यहाँ पे जेल में रह के लड़कियों को मोटिवेट करती है, वही है इन सब के पीछे की गैंग मास्टर। मतलब वो सरोजा नाम की जो औरत है वही छोटे छोटे लड़कियों को उठा के स्मगलिंग करा के उनके पैसों से अय्यासी करती है। जैसे कि उनका हस्बैंड पॉलिटिक्स में है तो बहुत सारे ऐसे उसके हाथ हैं जहाँ पे वो इन सब चीज़ों को अंजाम देती है। अब यहाँ पे चले जाके असलियत भी हमें दिखाई जाती है जो मुरली के साथ मिली हुई थी। जी हाँ, अभी तक जिस पुलिस वाले को चक्रवर्ती के साथ हम लोग देखते थे वो भी इन सब केस के बीच में मिला हुआ है, जहाँ पे हम मुरली को और शैलजा को साथ में देख पाते हैं। शैलजा अपने फिजिकली नीड को पूरा करने के लिए या फिर मुरली को अपने जो जिस्म के जाल में फंसा कर वो सारे काम कराती है। जहाँ पे उसी रात को, जिस रात को चिलप्पा सर इन 8 लड़कियों को चिट्ठी लिख के बुलाए थे, यहाँ पे मुरली सबसे पहले उसी खुफिया रास्ते से जाता है और चिलप्पा सर को रिक्वेस्ट करता है कि आप इस केस से पीछे हट जाइए वरना मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर चिलप्पा सर ऑलरेडी बहुत लीडर आदमी थे तो वो मना करते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं करने वाला, और जो छोटी छोटी लड़कियों के साथ अन्याय करता है मैं उनको सज़ा दिला के तो रहूँगा। अब मुरली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और चेलप्पा सर को अपनी पिस्तौल निकाल कर वहीं पर ही शूट करके मार देता है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे चेलप्पा सर के पास सबूत के हिसाब से थे उन सबको जला देता है। और उसके बाद उस कॉटेज में 8 लड़कियों ने एंट्री किया था जिन्होंने चेलप्पा सर का मरा हुआ जो सब होता है वो देखा था। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हमें एज अ व्यूअर्स दिखाया जाता है और हमें चक्रवर्ती और मुरली का एक सीन दिखाया जाता है। चक्रवर्ती चेलप्पा सर के उसी कोर्ट हाउस में बैठा होता है जहाँ पे मुरली उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ पे मुरली को चक्रवर्ती ये कहता है कि उस दिन चेलप्पा सर की जिस दिन मौत हुई थी हम लोग पहले एक दूसरे मतलब दोनों ही इस रूम में आए थे, तो अगर वो दरवाज़ा मैंने बंद नहीं किया तो वो डेफिनेटली तुमने किया है। जिसको सुनने के बाद मुरली कहता है तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मानता हूँ तुम चेलप्पा सर को अपने पिता के समान मानते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी पे भी दोष या आरोप किसी के विषय पे मान दोगे। इसी बीच में वो एक पत्थर उठा के यहाँ पे चक्रवर्ती के सर पे मारने ही वाला होता है, पर चक्रवर्ती कैसे भी करके अपने आप को बचा लेता है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू होती है जहाँ पर चक्रवर्ती को मार के मुरली भाग जाता है। और इसी बीच में हमें दोबारा वही मछुआरा दिखाया जाता है जो वहाँ पे एंट्री करता है और एक छोटे से बच्चे को लेके आया होता है, जहाँ पे वो बच्चा ये गवाही देता है कि मेरे पापा कुछ छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पे बॉर्डर पार करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। वो लोग पहले मना किए थे पर मेरे पिताजी पैसों के लालच में आके ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इधर हम चक्रवर्ती के सर को देख पाते हैं जिसमें खून बह रहा होता है। वो फिर भी उन छोटी बच्चे को बचाने के लिए बोट पकड़ के समंदर के पार उसी बॉर्डर की तरफ जाता है और पुलिस फोर्स के साथ उन बच्चों को बचा लेता है। इधर जेल में एक क्रिमिनल सीन हमें दिखाया जाता है। जी हाँ, मतलब ये जो वेब सीरीज़ था वो एंडिंग में इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हर एक पार्ट का हर एक पहलू डिफरेंट टाइप का होता है। मतलब जेल में इधर सरोजा को पता चल गया था कि वो 8 लड़कियां यही हैं जो अभी जेल में आई हैं जो चेलप्पा सर के खून के इंजाम में है, क्योंकि यहाँ पे सरोज को उसने पहले से ही देख लिया। जब वो छोटी थी तो यहाँ पर उन्होंने उसका शकल देखा था। तो यहाँ पर सरोजा क्या करती है, कुछ गुंडे लड़कियाँ औरत बुलाती हैं जो इन 8 लड़कियों को मार के ख़त्म कर दे, और ये बात नंदिनी सुन ली थी। अब नंदिनी क्या करती है, उन लड़कियों को बुलाकर उनको सावधान करती कि तुम दूर रहो, तुम कहीं पर भी छुप जाओ ताकि तुम यहाँ पे उसके सामने ना आ सको। पर ये 8 लड़कियों के सर पे खून सवार था। वो कैसे भी करके सलेजा को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि इतना दिन का बदला वो पूरा करना चाहती थी। अब जेल में बहुत ज़ोर से हंगामा होता है, बहुत फाइटिंग होती है। इसी बीच में 8 लड़कियाँ एक लोहे के तार में यहाँ पे सलेजा को डाल के उसको मारने की कोशिश करती हैं। नंदिनी उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ तुम लोग ऐसा मत करो, सर चेलप्पा सर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम लोग जेल में ज़िंदगी भर सड़ो। किसी को मारने का गम क्या होता है वो मुझे पता है, हर रात ये दर्द तुम्हें कभी सोने नहीं देगा। नंदिनी उनको बार बार रिक्वेस्ट करती है और चेलप्पा सर के बिताए हुए हर एक पल को ये 8 लड़कियाँ धीरे धीरे याद कर रही होती है। हमें इस वेब सीरीज़ का 2 पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे जेल पे नंदिनी की बातें सुनने के बाद वो 8 लड़कियाँ अब 8 लड़कियों के दिल पे सस जाते हैं और वो नंदिनी को गले लगा के रोने लग जाती है। यहाँ पे नंदिनी उन लोग को उसी दर्द से बचा रही थी जिस दर्द से आज वो गुजर रही होती है। अब यहाँ पे 8 लड़कियों को रिहा कर दिया जाता है और मुरली जो चेलप्पा सर का खून किया था उसको बहुत कड़ी सजा दी जाती है। इधर कुछ टाइम के बाद हमें यहाँ पे नंदिनी के केस को भी कोर्ट में देख पाते हैं जिसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। बट हालांकि जो हमारे जो पुलिस ऑफिसर थे उनके पिस्तौल को चुरा कर नंदिनी ने खून करने की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इस वेब सीरीज़ के लास्ट शो में हम देख पाते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर था और नंदिनी वो दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक लव का मोमेंट दिखाया जाता है। चक्रवर्ती यहाँ पे नंदिनी को ये दिलासा देता है कि जो तुमने किया है वो गलत नहीं किया है और मैं हमेशा हर एक सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। अब इस सीजन को दिखाते हुए ये वेब सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये था पूरा वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम सुजल 2 है। आई नो इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस बात का तो मैं आपसे होप रखती भी हूँ। खैर छोड़िए, नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छी वेब सीरीज़ और मूवी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।